हेलो एंड वेलकम। इस वक्त हम लोग इंडिया पवेलियन के बाहर हैं और आज सुबह सुबह मेरे साथ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि 2018 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस आए। फडणवीस साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इंडिया पवेलियन में ग्राउंड फ्लोर पे महाराष्ट्र है, उसके ऊपर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, काफी कंपटीशन है इंडियन स्टेट्स में। तो कौन जीत रहा है डावोस में बारी? देखिए, सभी जीत रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया का जो सपना देखा है उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है या हम तीसरे स्पॉट की ओर जो जा रहे हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, सभी को ग्रो करना पड़ेगा। और कंपटीशन ये करती है कि इट लेट्स यू ग्रो, तो सभी लोग ग्रो हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और कल आपने देखा होगा जो हमारी प्रेस वार्ता हुई, इस प्रेस वार्ता में हम अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। अगर पार्टियों की बात करें तो 7-8 अलग अलग पार्टियां वहां बैठी हुई थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग प्रांत थे, लेकिन सबकी बात इंडिया फर्स्ट थी। सब भारत की बात कर रहे थे। आपके पॉलिटिकल ग्राफ को जो तमाम जो लोग देख रहे हैं उन्होंने देखा है, बहुत यंग एज पे हाई हुआ, सडनली फिर डाउन होता है, लगता है कि ना चाहते हुए भी डिप्टी सीएम आप बनते हैं, वहां से एकदम फिर हाई होता है। आपने अपने पॉलिटिक्स में, अपने सोचने के, काम करने के तरीके में क्या चेंज देखा है? देवेंद्र फडणवीस जो डावोस 2025 में आया है वो 2018 के फडणवीस से अलग कैसा है? देवेंद्र फडणवीस काफी काम एंड कंपोज्ड है। देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 सालों में मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटिकली एंड पर्सनली भी काफी मैच्योर्ड इस टाइप की पर्सनालिटी बनी है। तो देखिए, जब आपको जीवन में धक्के पड़ते हैं तो मैच्योरिटी अपने आप आती है, तो वो मैच्योरिटी मुझे आई है। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बहुमत मिलने के चक्कर में आपके एलाइज अब थोड़े से नाखुश है? उनको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आपको मिल गई, तो उनको जितनी जगह चाहिए थी सांस लेने की, उनकी जगह थोड़ी कम घुटन हो रही है। उनके लिए पूरी जगह हमने तैयार की हुई है। एलाइज हमारे बहुत वैल्यूड है, उनको साथ में लेकर ही हम काम करेंगे। अब देखिए, ये होता है, हम लोगों को भी लगता है, अब हमारे समझ लीजिए 19 मंत्री बने, 132 हमारे एमएलए है, हमको भी लगता है 24 बनते तो ज्यादा अच्छा होता, कई अच्छे लोग छूट जाते। वैसे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी उनको लगता है कि भाई ये छूट गया, वो छूट गया। तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स में थोड़ी चीजें होती रहती है। पर इससे जब से ये हुआ है ना मुंबई में, तब से पटना में चर्चा चल रही है कि बॉस ऐसा ना हो कि अगर अगले इलेक्शन में बीजेपी एनडीए जीतती है तो वहां पे भी वो किसी फडणवीस को खोजने लग जाए और नीतीश कुमार किनारे हो जाए। इसकी आरजेडी बहुत आग लगा रही है वहां पे। देखिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं, 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में मैं बीजेपी का वहां पर प्रभारी था। और सरकार बनाते समय मैं जब आदरणीय नीतीश जी को मिलने के लिए गया तो नीतीश जी ने मुझे कहा कि देखिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि मेरी सीटें कम आई है और मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मैं अपने दिल से कहता हूं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। मैंने उनको कहा कि देखिए, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो उन्होंने बात की तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि देखिए नीतीश जी, हमने ये नहीं कहा था कि किसकी कितनी सीटें आएगी, उसके आधार पर हमने आपको नेता चुना है, हमने आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री आप ही बनोगे। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 2 टूक उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए रिक्वेस्ट कर दी और वो मुख्यमंत्री बने। एज भी हो गई है, तबियत भी हो गई है, तो वैसे भी लॉजिकल है कि चेंज हो जाए। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई तबियत वगैरह का विषय नहीं होता है। और ये फैसला तो देखिए वो स्वयं लेंगे या मुझे लगता है कि वहां की पार्टी लेगी। इस फैसले में चूंकि अभी मैं वहां का प्रभारी नहीं हूं, तो इससे ज्यादा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, आपने ये चर्चा जरूर सुनी होगी, मैं देखना चाहता हूं कि आप जवाब कैसे देते हैं कि जैसे इतनी बड़ी महाराष्ट्र में जीत के बाद जो आपका एक पॉलिटिकल कद अब स्टेट में बना है, पहले भी था, वो रीइंफोर्स हुआ है, तो अब आप योगी आदित्यनाथ जी हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक तरीके से एक सेकेंड पीढ़ी तैयार हो रही है बीजेपी के फ्यूचर लीडर्स की। और जब पोटेंशियल, आज नहीं मतलब कई साल इन द फ्यूचर जब चर्चा होती है पोटेंशियल बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स की, तो आपका नाम भी उसमें आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या होता है कि बहुत मुस्कुरा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ क्या होता है, ऐसी चर्चाएं केवल मीडिया में होती है। नहीं, पॉलिटिक्स में होती है। पॉलिटिक्स में नहीं होती। देखिए, हमको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है, अपने लिमिटेशंस भी पता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो अगला नेतृत्व हमेशा तैयार करती है। देखिए, लोग ये मानते थे कि अटल जी अडवाणी जी के पास इस पार्टी का क्या होगा, लेकिन पार्टी ने नेतृत्व तैयार किया। ये पार्टी अपने नेताओं को खुद तैयार करती है,
इसलिए यहाँ कोई नेतृत्व की कमी नहीं है। यहाँ पर नेताओं की एक बहुत बड़ी फेरिस्त है, बहुत बड़ी लाइन है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, उनमें से कोई आगे भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद शायद कमान भी संभालेगा। जहां तक आप मेरी बात कर रहे हो, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि मैं अपने आप को उसमें नहीं देखता। हाँ, मैं पार्टी के अगली पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन जरूर करूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं देखता? कोई भी चाहेगा, अगर किसी दिन मौका मिला पीएम बनने का तो कौन नहीं चाहेगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, चाहने के लिए तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना भी चाह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बन नहीं सकते हो आप। हर एक को अपनी क्षमता मालूम होनी चाहिए, अपनी मर्यादाएं मालूम होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये बातचीत करना भी बेवजह है, क्योंकि एक बड़े स्टेट की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी हुई है, जिस स्टेट को संवारना है, संभालना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत स्टेट है। तो मुझे लगता है कि आज यही फोकस होना चाहिए, बाकी कोई फोकस का सवाल ही नहीं उठता। सर, चूंकि आप डावोस पे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक होम मुंबई, महाराष्ट्र में खूब सारी चर्चा और खूब सारी पॉलिटिक्स मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो रही है। सैफ अली खान बॉलीवुड स्टार पे अटैक होता है और ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि फडणवीस जी के राज में मुंबई में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई। बॉलीवुड स्टार भी सेफ नहीं है, तो आम आदमी का क्या हो? देखिए, हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड स्टार भी इम्पोर्टेंट है और आम आदमी भी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक अपोजिशन का सवाल है, तो जो लोग देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते हैं पुलिस की मदद से, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पर। जहां तक मुंबई का सवाल है, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के मेट्रोपोलिस में सबसे सेफ सिटी मुंबई है। आज भी मुंबई में रात को 12 बजे भी महिलाएं ट्रैवल करती है, अकेले ट्रैवल करती है, कभी हादसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती है, और एक भी घटना होती है तो सीरियस ही है। मैं उसका सीरियसनेस कम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको इस तरीके से दिखा देना कि भाई मानो मुंबई अनसेफ हो गई, ये गलत है। आप लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं, जो हमने पब्लिक में देखा है, उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से एक शख्स आता है, इतने बड़े स्टार के घर में इस तरह का अटैक करता है? पुलिस आपको क्या बता रही जो हमें नहीं पता? नहीं, मुझे लगता है कि सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में आ ही चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुछ और तफ्तीश चल रही है, जिसमें कुछ और रिपोर्ट्स आते हैं तो हम आपके साथ साझा करेंगे। दो चीजें हुई, एक तो जैसे वो पता चला कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, उसको लेके आपने देखा अटैक्स हुए। वो कह रहे हैं कि चूंकि बीएमसी का इलेक्शन है, इसलिए इसको बांग्लादेशी प्रोजेक्ट कर रहा है। राम जाने वो बांग्लादेशी एक्चुअली है कि नहीं। ये इस प्रकार की बात जो कहता है वो मूर्ख है। मैं साफ कहता हूँ, मूर्ख है। क्योंकि जब हमारे सामने इतने प्रकार के प्रूफ्स है कि वो बांग्लादेशी है, वो कैसे आया उसने बताया, उसने कहाँ कागज तैयार किए वो उसने बताया, उसका गांव ट्रेस आउट हो गया। और महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तो उल्टा कहता हूँ, बीएमसी के इलेक्शन है, इसलिए हमारे अपोजिशन को बांग्लादेशियों को बसाना है, उनके वोट्स लेना चाहती है, इसलिए इस प्रकार वो दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई आए कैसे, होम मिनिस्ट्री आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, अगर ये इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो आपसे जवाब पूछ रहे हैं तो भाई ये कैसे आए ये लोग अंदर? उनके राज में आए होंगे, हम तो निकाल के फेंकेंगे। आप बीएमसी इलेक्शन, हमने बहुत जोरों से इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से कार्रवाई चल रही है, हम छोड़ेंगे नहीं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम रखेंगे नहीं। आप ये बीएमसी इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? आप अलग से लड़ना चाहेंगे, ये उस डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही हैं? देखिए, हम बीएमसी का इलेक्शन साथ में लड़ेंगे। हमारा जो महायुति है, ग्रैंड अलायंस है, ये साथ में लड़ेंगे, सब मिलकर, अलग नहीं लड़ेंगे। अलग नहीं, पर अलग लड़ेंगे तो आप जीत भी सकते हैं। नहीं, हम साथ में लड़ेंगे, क्लियर है, फाइनल। सर, क्योंकि ये भी चर्चा हुई कि हो सकता है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ शरद पवार के बाकी लोग आ जाएं, जो इस तरीके से यूबीटी है उसका विलय हो जाए एकनाथ शिंदे जी के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? आप चाहते हैं कि ये हो या जैसे है वैसे ही रहे? देखिए, ये तो उनका, हमारा कोई इसको देखने का नजरिया नहीं है। ये तो सब मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको तय करना है, जो तय करे। आप अगर फिशिंग करने की कोशिश करेंगे तभी तो मछली आएगी। आप फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कोई फिशिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे। फिशिंग करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा नंबर है, लोगों ने एक बहुत अच्छा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता नहीं है कि अभी इसकी कोई आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि इस टर्म में आपकी सबसे अहम प्राथमिकता क्या है? आपको एक तरीके से मौका मिला है, क्योंकि आपके साथ आपने कहा कि अप्स एंड डाउन, जिंदगी में कई सारे चीजें आपको सीखने को मिली। सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी महाराष्ट्र में एक
ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की है। मेरी प्रायोरिटी महाराष्ट्र में विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बूस्ट हम लोगों ने दिया है उसको आगे बढ़ाने की है, और मेरी प्रायोरिटी जॉब क्रिएशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी युवा शक्ति महाराष्ट्र में बसती है, उसके लिए जॉब क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। वाटर इश्यूज पर मैंने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया है, अब उसको मैं नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र को ड्राउट फ्री करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने 4 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। ये चारों रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का काम बहुत तेजी से हम लोग कर रहे हैं। हालांकि उसको भी ये जनरेशनल प्रोजेक्ट है, इनको 7 साल लगेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अगर हम कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र विल बी ड्राउट फ्री। आपका जो इनॉग्रेशन था वो तो एकदम जैसे एक ट्रम्प इनॉग्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही आपने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। यूजुअली ऐसा सीएम्स करते नहीं है। वो कॉन्शियस था या लोग खुद ही खुद दौड़ते हुए आ रहे थे आपको सलाम ठोकने के लिए? नहीं, देखिए, चूंकि एक बड़ी जीत मिली थी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हमारे कार्यकर्ताओं में और आम पब्लिक में भी था, और विशेष रूप से इतने बड़े विजय के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे थे, तो लोगों की इच्छा थी। हालांकि लोग ये समझते नहीं है कि ऐसे कार्यक्रमों में भाषण नहीं होते हैं। लोग तो ये सोचकर आए थे कि प्रधानमंत्री भाषण भी दे, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में होते नहीं, तो एक बड़ा लोगों के अंदर उत्साह था, उसके कारण लोग। आपको लगता है कि उससे देश की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन भी थोड़ी चेंज हुई? जो 4 जून को बीजेपी का ग्राफ थोड़ा गिरने से चेंज हुई थी महाराष्ट्र ने, और आपने उसको एकदम टर्न अराउंड कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर इस चुनाव ने इस बात को वापस एस्टैब्लिश कर दिया कि फेक नैरेटिव पे किसी चुनाव में आप एक प्रकार से विजय पा सकते हो या कुछ ज्यादा सीटें ले सकते हो। विजय तो नहीं है, थोड़ी कुछ ज्यादा सीटें आप ले सकते हो। महाराष्ट्र में जरूर उनको थोड़ी विजय मिली, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलता। जैसे फेक नैरेटिव बस्ट हो जाता है तो वापस लोगों के ध्यान में आता है। महाराष्ट्र में भी लोगों के ध्यान में आया, देश में भी आया, इसलिए हरियाणा भी हम जीते, महाराष्ट्र में हम जीते और दिल्ली भी अब हम जीतेंगे। हमने महाराष्ट्र के पवेलियन से ही इस चर्चा की शुरुआत की थी। फडणवीस जी की कई सारी और मीटिंगें भी लगी हुई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने के चक्कर में, या हो गया जितना होना था? करीब करीब हो गया, अभी 1-2 ही बचे हुए हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सर्दी में आप आए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी बेस्ट विशेस। थैंक यू।